नमस्कार, मैं बीना सिंह। स्वागत है आपका RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में। लेकिन देश भर की खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता ममता बनर्जी से मिले दीदी ने समर्थन का दिया भरोसा। कृषि मंत्री तोमर का ऐलान, हम बातचीत के लिए तैयार। केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया। खरीफ मौसम की अन्य फसलों के MSP भी बढ़ाए गए। US वर्ल्ड वीवी रैंकिंग में 3 भारतीय संस्थान शीर्ष पर। IISc सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान विश्वविद्यालय। 466 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी धन कथित रूप से यस बैंक में लगाने के मामले में दिल्ली और NCR के कई ठिकानों पर CBI की छापेमारी। मुंबई में समय से एक दिन पहले मानसून ने दी दस्तक, भारी बारिश से रेलवे ट्रैक और सड़कें ठप। और बिग न्यूज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। 3 पीढ़ियों का युवा नेता जतीन प्रसाद बीजेपी में शामिल। ब्राह्मण वोटों को भुनाने में निभा सकते हैं अहम भूमिका। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने बुधवार को फसल वर्ष 2021-22 के दौरान धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसके साथ ही खरीफ मौसम की अन्य फसलों के MSP भी बढ़ाए गए। धान खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है, जिसकी बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत आने के साथ शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने जून-सितंबर अवधि में मानसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे किसानों को खरीफ मौसम में फसल की बुआई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। MSP की घोषणा और दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे बढ़ने के साथ खरीफ मौसम की बुआई भी आगे बढ़ती है। CBI ने वर्ष 2017-19 के बीच 466 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी धन कथित रूप से यस बैंक में लगाने के मामले में दिल्ली तथा NCR में कई स्थानों पर छापेमारी की। इससे पहले इस मामले में गौतम थापर, अवंथा रियलिटी तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया है कि सरकारी धन को कथित तौर पर यस बैंक में लगाने से जुड़े एक अन्य मामले में थापर के खिलाफ पहले ही जांच की जा रही है। यह मामला बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मामले में CBI ने रघुवीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनी आयस्टर बिल्डवेल प्रो लिमिटेड, अवंथा रियलिटी प्रो लिमिटेड के खिलाफ तथा झाबुआ पावर लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी आशीष विनोद जोशी की 27 मई 2021 को दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में आए किसान नेताओं को नए केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां किसान नेताओं के साथ बैठक में कहा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां राज्य नीतिगत विषयों पर बातचीत कर सके। उन्होंने कहा कि राज्यों को निशाना बनाना संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर भारत के किसान संगठनों के नेताओं ने इस मुलाकात के कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी पश्चिम बंगाल की भौगोलिक सीमाओं के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाएगी। टिकैत और सिंह की अगुवाई वाले भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कोई वोट नहीं अभियान चलाया था। उनकी आने वाले समय में अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह की योजना है। बनर्जी ने किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, किसानों के आंदोलन को समर्थन रहेगा। भारत पूरी उत्सुकता से ऐसी नीतियों का इंतजार कर रहा है जिसमें कोविड-19 से लड़ने में किसान और उद्योगों की सहायता करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों से बात करना इतना मुश्किल क्यों है। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार। कृषि कानूनों पर तार्किक आधार पर अपनी चिंता लेकर आएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के माता पिता या परिवार का कोई आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वे उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश लेने के लिए पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और ये 15 दिनों का SCL खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है। मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, पृथकवास आदि के बारे में उसके सामने कई तरह की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है।
उसने सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है और वह घर में पृथकवास या अन्य पृथकवास में है तो उसे 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है। बात आज की बिग न्यूज की। कांग्रेस नेता और पार्टी के युवा चेहरा और राहुल गांधी के बेहद करीबी जतिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की गई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने से पहले जतिन प्रसाद पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। जतिन प्रसाद गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्य चेहरा माने जाते रहे हैं। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। माना जा रहा है कि जतिन प्रसाद पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। वो उन 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिख पार्टी में बड़े बदलाव की बात की थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जतिन प्रसाद का कांग्रेस का साथ छोड़ने को पार्टी के लिए एक झटका है। मोदी जी की सरकार 2014 में आए तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जतिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। तो 3 पीढ़ियों का साथ छोड़कर कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि जतिन प्रसाद की गिनती कांग्रेस के युवा नेता के रूप में होती है। पिता के राजनीतिक विरासत संभालने वाले जतिन प्रसाद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी माना जाता था। उधर कुछ हफ्तों से कई राजनीतिक सवालों के केंद्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जतिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है और कहा है कि पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। कुछ ऐसा ही ट्वीट अमित शाह ने भी किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में बीजेपी के जन सेवा के संकल्प को और मजबूती मिलेगी, लेकिन यूपी में कई और बड़े नेता भी हैं। ऐसे में जतिन प्रसाद को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच जतिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? पार्टी की ओर से उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश कर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जतिन प्रसाद को सबसे
पहले योगी आदित्यनाथ से भिड़ना होगा। योगी कतई नहीं चाहेंगे कि राज्य में जतिन प्रसाद की जड़ें मजबूत हों। ऐसे भी यूपी की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के समीकरणों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनावी साल में पार्टी नेतृत्व योगी के बदले किसी और को कमान थमा चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है, लेकिन योगी इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी ने उनके इस कदम को विश्वासघात करार दिया है। इतना मान सम्मान देने के बाद भी अगर कोई नेता पार्टी के साथ वफादारी ना करे तो यह विश्वासघात नहीं तो क्या है। मैं समझता हूं कि किसी के आगे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है और एक मजबूत स्तंभ है। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस चीफ अजय लल्लू ने क्या कहा। जतिन प्रसाद जी को मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, उनकी पहचान बनाई, उनको सांसद बनाया, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, 2017 में उनको विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया, 2019 में भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अभी बंगाल का प्रभारी भी बनाया। इतना मान सम्मान देने के बाद भी अगर कोई नेता पार्टी के साथ वफादारी न करे तो विश्वासघात नहीं तो और क्या है। मैं समझता हूं किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, एक मजबूत स्तंभ है और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, खेत खलियान, किसान और नौजवानों की आवाज को मजबूती के साथ उठाती रहेगी। मुंबई में बुधवार को मानसून ने दस्तक दे दी है और वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई में 10 जून को आता है, लेकिन यह एक दिन पहले ही पहुंच गया। मुंबई के स्थानीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के मौसम के लिए चेतावनी भी जारी की है। केंद्रीय रेलवे की CPRO ने बताया है कि कुर्ला और CSMT के बीच लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई है क्योंकि ट्रैक पर पानी भर गया है। यह सेवा सुबह 9:50 बजे रोक दी गई, जिसको पानी घटने के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं भारी बारिश के कारण शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया है और कई जगहों पर काफी जलभराव हो गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों में कोविड-19 के गंभीर लक्षण मिलेंगे, इसके कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण जिन 60 से 70% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उनमें और भी बीमारियां थीं, जबकि हल्की बीमारियों वाले बच्चे घर पर ही ठीक हो गए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम भविष्य में बच्चों में अधिक गंभीर संक्रमण देखेंगे। पूरे विश्व में या भारत में ऐसा नहीं देखा गया है कि बच्चे अधिक प्रभावित हैं। दूसरी लहर के दौरान मिले डाटा से भी पता चलता है कि हल्की बीमारी वाले बच्चे ही संक्रमित हुए, जिनको और गंभीर बीमारियां थीं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। दुनिया के और दूसरे हिस्सों में जहां कोरोना की नई लहरें आ रही हैं, वहां भी बच्चों के गंभीर रूप से प्रभावित होने के आंकड़े नहीं दिखते हैं। सीनेटर जॉन कैनेडी ने कहा, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका में अब हालत ठीक है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। सब सहारा अफ्रीकी के बेहतर नहीं है, भारत में बेहतर नहीं है और तथ्य केवल तथ्य हैं। मैं इसे राजनीतिक बयान नहीं बनाना चाहता हूँ। वायरस चीन से आया, बेस्ट वैक्सीन अमेरिका से आ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ये अवसर है कि वो दुनिया को दिखा सके कि अमेरिका नेतृत्व कैसे होता है। कैनेडी ने कहा, हमारे पास अवसर है कि हम जिंदगियां बचाने में मदद कर सके, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ बेहतर चीजें कर सके। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के उभार को जांचे ना कि चीन के लोग अच्छे हैं, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लुटेरे हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी इस श्रेणी में 41वें नंबर पर है। बुधवार को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कुल मिलाकर 3 भारतीय संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई है। लंदन स्थित क्वेक वेरली साइमंड्स के विश्लेषण में भारतीय विज्ञान संस्थान को 100 में से 100 अंक मिले हैं। रैंकिंग के 18वें संस्करण के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में लगातार चौथे साल भारत का शीर्ष संस्थान रहा है। हालांकि 2021 की रैंकिंग के मुकाबले वो 4 पायदान फिसलकर 177वें नंबर पर है। IIT दिल्ली भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय है और वह पिछले साल के 193 नंबर के बजाय इस बार 185वें नंबर पर है। हम आपको बता दें कि इस साल दुनिया के शीर्ष 1300 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है, जो पिछले बार के मुकाबले 145 अधिक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 10वें साल पहले नंबर पर आकर अपनी बादशाहत कायम रखी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 2006 के बाद से पहली बार दूसरे नंबर पर आया है, जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है।